दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में धमाकेदार तरीके से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले लेक्चर में हमने मनोविज्ञान की परिभाषाएं और संप्रदायों को समझा। मैंने बोला था कि आपको संप्रदाय का डिटेल बताऊंगा, लेकिन उसको भी पेंडिंग रखते हैं क्योंकि वहां से सिलेबस में एक आध क्वेश्चन कभी कभार बनता है। तो और चूंकि सीटेट के लिए जो आज का टॉपिक पढ़ा रहे, सीटेट के लिए 110% पूछा जाता है हर वर्ष। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से। टीईटी में 3-4 बार एक प्रश्न पूछा गया है, उसको हम बताएंगे। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। सुपर टीईटी के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण सूत्र से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमने अर्थ जाना मनोविज्ञान का कि मनोविज्ञान क्या होती है। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान पे आके खत्म होती है। बुडबक महोदय ने उसके संबंध में एक कथन भी बोला था आप सभी से। क्या गए थे बुडबक महोदय? कह गए थे कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग करके व्यवहार को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, या व्यवहार के साथ थम गई, रह गई मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं के बारे में चर्चा की। क्योंकि हमारे सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान भी है, तो अब शिक्षा मनोविज्ञान में 2 शब्द हैं। कौन कौन से? शिक्षा मनोविज्ञान में 2 शब्द हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की बात तो हम कर चुके हैं। अब हमें आज तोड़ना है किस शब्द को? शिक्षा को तोड़ेंगे और इतना तोड़ेंगे कि एग्जाम की कमर ही टूट जाए। कोई भी एग्जाम हो, शिक्षा से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। मैंने एक पुस्तक पूछी थी आपसे, शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक बताइए किस लेखक की है। तो शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक जानने के लिए जुड़े रहें क्लास के अंत तक। मध्य में कहीं ना कहीं हम बता जरूर देंगे। शिक्षा क्या होती है? सबसे पहले तो जो हमारी शिक्षा शब्द है, यह संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है। संस्कृत की किस धातु से बना है? शिक्ष धातु से मिलकर बना है। तो एक तो पता चल गया कि जो शिक्षा होती है यह संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बनी होती है। वो बुक रही है, हाँ, शिक्ष धातु से मिलकर बनी होती है। यह शिक्षा का परिचय हो गया। अब शिक्षा का जो अंग्रेजी में अर्थ है भाई, अंग्रेजी में क्या है? तो अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन, और जो एजुकेशन शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन शब्द है तो अंग्रेजी का, लेकिन यह लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है? एडुसेयर से भी मिलकर बना है। एडुसेयर, एडुकेटम। सबसे पहले हम एडुकेटम पर चर्चा कर लेते हैं। भाई, एडुकेटम शब्द से मिलकर बना है। यह लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है? एडुकेटम शब्द से मिलकर बना है। और एडुकेटम में अगर हम चर्चा करें तो ई और डी को बनता है। ई और डी को बनता है। ई का अर्थ होता है आंतरिक। ई का अर्थ क्या होता है? आंतरिक, इंटरनल। डीको का अर्थ होता है प्रकट करना। अर्थात एजुकेशन शब्द का मतलब हुआ किसी भी बालक एवं बालिकाओं की आंतरिक शक्ति को बाह्य रूप में प्रकट करना ही शिक्षा कहलाती है। सुनिए, किसी भी बालक एवं बालिकाओं की आंतरिक शक्तियों को, अंदर की शक्तियों को बाह्य रूप में प्रकट करना ही शिक्षा कहलाती है। तो एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा का है, जो एडुकेशन शब्द से ही एजुकेशन बना है। एजुकेशन का हिंदी रूपांतर शिक्षा है। शिक्षा जो हिंदी शब्द बना है यह संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है। और एजुकेशन का जो अंग्रेजी शब्द बना है यह एडुकेटम, एडुसेयर से मिलकर बना है। एडुकेटम को हम तोड़ेंगे तो ई धन डूको बनेगा। ई का अर्थ होता है आंतरिक, डूको का अर्थ होता है प्रकट करना। अब बालक एवं बालिकाओं की, तो शिक्षा का अर्थ लिखिए। शिक्षा का अर्थ बालक एवं बालिकाओं की, बालक एवं बालिकाओं की आंतरिक शक्ति को बाह्य रूप में प्रकट करना ही
शिक्षा है। प्रकट करना ही क्या है भाई? शिक्षा है। प्रकट करना ही शिक्षा है। अब जो इसके दो और शब्द होते हैं, एडुकेयर, एडुकेयर और एडुसेयर, एडुसेयर, ठीक है, एडुकेयर और एडुसेयर। तो एडुकेयर में इसमें होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ई का तो अर्थ होता है आंतरिक, इसका होता है विकसित करना। मतलब आंतरिक शक्तियों को और विकसित करके आगे बढ़ाना भी क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। हमने इतनी बात शिक्षा पर की, आप लोगों ने लिख लिया होगा, परिभाषा भी लिखवा दी। बालक एवं बालिकाओं की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप में प्रकट करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। अब इसके बाद प्रथम शिक्षाविद कौन थे? क्वेश्चन मन में गूंजता है कि प्रथम शिक्षाविद कौन थे, तो इसको भी जान लेते हैं। लिखिएगा भाई, प्रथम शिक्षाविद जॉन डीवी महोदय थे। प्रथम शिक्षाविद, विद का मतलब क्या होता है? जानने वाला। तो प्रथम शिक्षाविद जॉन डीवी महोदय थे। प्रथम शिक्षाविद जॉन डीवी महोदय थे। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे और थॉर्नडाइक महोदय पशु मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम पशुओं पर प्रयोग किया था। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, और थॉर्नडाइक की तो सबसे फेमस पशु है क्या? बिल्ली। थॉर्नडाइक की क्या है? बिल्ली है। चलें, इसके साथ आप लिख लीजिए एक पुस्तक, यहां से लिखिए, जॉन डीवी की पुस्तक है शिक्षा और समाज, शिक्षा तथा समाज, शिक्षा तथा समाज नामक पुस्तक, शिक्षा तथा समाज नामक पुस्तक जॉन डीवी में लिखी है। शिक्षा तथा समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह जॉन डीवी महोदय की बुक है। और शिक्षा शीर्षक जो पुस्तक बताई थी, शिक्षा शीर्षक पुस्तक हमारी स्वामी विवेकानंद की है। किसकी है? स्वामी विवेकानंद महोदय की है। इन्होंने कहा था बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप विकसित करना ही शिक्षा होती है। इनके भी कथन अपन पढ़ेंगे। चले, अब भाई यहां तक तो हमने पढ़ लिया, जान लिया कि क्या से क्या होता है शिक्षा। अब अर्थ होता है, हमने शिक्षा की परिभाषा। अब भाई शिक्षा का अर्थ कितने प्रकार से दिया जा सकता है? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का अर्थ हम दो दृष्टिकोणों से देखते हैं। शिक्षा का अर्थ हम दो दृष्टिकोणों से देखते हैं। पहला होता है संकुचित अर्थ, दूसरा होता है व्यापक अर्थ। पहला होता है संकुचित अर्थ और दूसरा होता है व्यापक अर्थ। और संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ में क्या अंतर है, इसको भी देख लेते हैं। जो संकुचित अर्थ होता है हमारा और व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब हो गया किसी एक स्थान पर एक नियमित समय में शिक्षा को ग्रहण करना। किसी एक स्थान पर एक नियमित समय में शिक्षा को ग्रहण करना संकुचित अर्थ होता है। जैसे कि हम कहते हैं विद्यालयी शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा। इस शिक्षा को अपन 3 वर्ष से पहले नहीं ले सकते। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बोल रहा हूं मैं, इसके पहले की एजुकेशन पॉलिसी नहीं बोल रहा हूं। तो विद्यालयी शिक्षा ही क्या होती है? संकुचित अर्थ होती है। और जो व्यापक अर्थ होता है यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखने का जो कार्य होता है वह शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा पैदा होते ही जो सीखना प्रारंभ करता है, जैसे कि अपन देखते हैं छोटा बच्चा होता है, खिलौनों के साथ खेलना, पहचानना,
माँ उससे बोलती है बेटा बोल माँ, पापा, भैया, दीदी, ऐसे विभिन्न शब्द सिखाते हैं। वह पड़ोस से जो सीखता है, वह वातावरण से जो सीखता है, वह विद्यालय में जाके सीखता है, वह अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है। यह सारी चीजें दोस्तों क्या में आती हैं? शिक्षा के व्यापक अर्थ में आती हैं। तो संकुचित अर्थ का सबसे अच्छा उदाहरण होता है विद्यालय शिक्षा, और व्यापक अर्थ का भाई दुनिया में अपन जन्म से लेकर बच्चा मृत्यु पर्यंत तक जो भी सीखता है वह सब क्या होती है? शिक्षा ही होती है। तो इतना हो गया। व्यापक अर्थ क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाला है। कुछ व्यापक अर्थ के संबंध में, व्यापक अर्थ के संबंध में 4H का संप्रत्यय दिया था। 4H का संप्रत्यय यह हमारे किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। इस H का अर्थ क्या होता है? चारों का 4H हैं, तो लिख लिए। पहला होता है मानसिक विकास, मानसिक विकास मतलब हेड। दूसरा होता है भावात्मक विकास, भावात्मक विकास मतलब हार्ट। तीसरा होता है क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास मतलब हैंड। और चौथा होता है शारीरिक विकास मतलब हेल्थ। तो 4H का संप्रत्यय किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कहीं ये 3H भी दिखा देते हैं, HH, मानसिक, भावात्मक और शारीरिक। आप 4H याद रखिएगा। पहले H का मतलब होता है मानसिक विकास, दूसरे H का मतलब होता है भावात्मक विकास, तीसरे H का मतलब होता है क्रियात्मक विकास, चौथे H का मतलब होता है शारीरिक विकास हेल्थ। और महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने 1937 में वर्धा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की बात की थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा। ध्यान रखना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नहीं, हस्तशिल्प। मतलब इन्होंने कहा था भाई बच्चे को आप ऐसी शिक्षा दीजिए जैसे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक, देखें भावात्मक। इसके साथ साथ उस शिक्षा से वह जीवोपार्जन कर सके। यह महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा सम्मेलन के अंतर कहा था। सुपर टैट वाले कान खोल के सुन लो, वर्धा सम्मेलन आपके में है और यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप बिल्कुल आज छाप लो। आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा के हमने आपको अर्थ तो बता दिए, लेकिन शिक्षा कितने प्रकार से दी जाती, ये तो भाई अर्थ हो गए। अब शिक्षा देने के तरीके कितने होते हैं इसको देखते हैं आगे अपन। ये सारी चीजें जो सेकंड सेमेस्टर मेरे भैया बहन होंगे सब पढ़ चुके हैं, उनको मैंने रटा दी हैं। ये भाई क्या होता है व्यापक अर्थ, कुछ चीजें हैं जो ऐड करने के हैं, आप ऐड करिएगा। अब 3 प्रकार से दे सकते हैं। कितने प्रकार से दे सकते हैं? शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा फॉर्मल, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा ये होगी तुम्हारी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, और निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा मतलब नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो औपचारिक शिक्षा फॉर्मल, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल, निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल। इसको कहीं कहीं आपने दूरस्थ शिक्षा भी पढ़ लिया होगा। पढ़ क्या लिया होगा? मैंने ही डीएलएड सेकंड सेम वालों को पढ़ाया था अभी विगत, अब प्रीवियस ईयर में आप चले जाए नवंबर दिसंबर में क्लासेस पढ़ा रहा था उनकी, तब मैंने ही यहाँ दूरस्थ शिक्षा लिखवाया था, क्योंकि उस समय वहां पर अधिकतर दूरस्थ शिक्षा के नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा का मतलब हो गया संकुचित अर्थ। इतना याद रखे, संकुचित अर्थ पूछ ले या औपचारिक शिक्षा दे ले, किसी भी नियत स्थान, देखना नियत स्थान, नियत समय पर दी जाने वाली नियत कार्यकाल, नियत उम्र। मतलब एक समय है, एक स्थान डिसाइडेड है,
एक उम्र डिसाइडेड है, वहां पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा को आपके पास प्रमाण पत्र हो सकता है, आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, आपके पास डिग्री हो सकती है। तो जहां से डिप्लोमा, डिग्री या मार्कशीट की बात हो जाए तत्काल टिक कर देना, क्या हो रही सर? औपचारिक शिक्षा हो रही। और औपचारिक शिक्षा में शिक्षक तथा बालक आमने सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है। कहां? आमने सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है। यह शिक्षा हमारी विद्यालय परिवेश में दी जाती है। मूलतः यह शिक्षा इंटर तक होती है। इसके बाद हम दूरस्थ शिक्षा में आ जाते हैं, निरौपचारिक शिक्षा में आ जाते हैं। पत्राचार के माध्यम से प्राइवेट वगैरह बीए करने लगते हैं, इतना याद रखना। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा, फ्रॉबेल महोदय कहते हैं ऐसी शिक्षा जिसमें उसका प्रथम गुरु उसकी मां और प्रथम विद्यालय उसका क्या हो जाए? परिवार हो जाए, उसके परिवार के सदस्य हो जाए। मतलब ऐसी शिक्षा जो बच्चे को जीवन पर्यंत सिखाती है। सबसे पहले उसकी प्रथम शिक्षिका कौन है? मां है उसकी। फ्रॉबेल महोदय का कथन था। तो मां से लेके वातावरण से, परिवेश से, घर से, पास पड़ोस से वह जीवन में कुछ कर रहा है। हमने सोचा अब कैसे सीखता है बच्चे। देखिए भाई, सत्य घटना बता रहा हूं। अपन जब ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में डाइट से बीटीसी कर रहे थे तो नॉर्मल में कोचिंग पढ़ाने जाया करता था वहाँ पर, होम ट्यूशन। तो एक दिन जा रहा था, अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हुआ और उंगली में टाके लग गए। अब हुआ क्या? देखना, मुझे शिक्षा मिली। शिक्षा क्या मिली? जब भी मैं सिविल लाइन से निकलता था तो मुझे वह दृश्य याद आता था। और वहां मैं एक्सीडेंट के तदुपरांत 7-8 महीने रुका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। भाई साहब, जब भी वहां से निकला मुझे वही दृश्य याद आता था। क्यों सीखा? किसके माध्यम से सीखा? एक्सपीरियंस, अनुभव हो गया। गाड़ी ठुक गई थी, सामने वाले ने जट मार दी थी, उंगली टूट गई थी, टाके आ गए थे। ठीक है, तो हमें हर प्रकार से जीवन में जहां भी अनुभव से शिक्षा मिले वह हमारी क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? निरौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है दूरस्थ शिक्षा से ऐसी शिक्षा जो हम पत्राचार के माध्यम से प्राप्त करें, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इग्नू विश्वविद्यालय जो हमारे दिल्ली में स्थित है, महात्मा हमारी स्वर्गीय श्रीमती जो इंदिरा गांधी थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही, उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना करवाई थी और प्रारंभ भी यहीं से किया गया था। और निरौपचारिक शिक्षा में पत्राचार के माध्यम से दी जा सकती है। इसमें दूरस्थ होता है, इसमें गुरु और शिष्य आमने सामने नहीं बैठते हैं। अभी अपन यही निरौपचारिक शिक्षा कर रहे हैं। गुरु तो शिष्य को नहीं देख सकते, लेकिन शिष्य गुरु को देख रहे हैं। ये तीनों शिक्षाएं हो गई। अब इसके बाद शिक्षा के पोलराइजेशन होते हैं, शिक्षा का ध्रुवण होता है। तो चलें उस पर भी बात कर लेते हैं। कुल मिला के आज शिक्षा नाम के चैप्टर का अध्याय ही समाप्त करना है, चैप्टर क्लोज करना है। तो चले भाई, अब शिक्षा की जो शिक्षा और समाज पुस्तक किसकी थी? शिक्षा तथा समाज पुस्तक जॉन डीवी महोदय की थी, मैंने अभी बताया था। और जॉन डीवी महोदय थे, यह प्रथम शिक्षाविद थे और इन्होंने ही अपनी इस पुस्तक में शिक्षा को ट्राइपोलर, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया। कितनी बताया? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया। अब यहां डिफरेंस हो गया मेरे दोस्तों। मैंने जब आपको डीएड सेकंड सेम में बताया था तो पुस्तक का नाम नहीं बताया था। वहां जितना संभव था, जितना लेवल चाहिए था उतना दिया। यहां चूंकि हम कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, एच टेट है, आर टेट है, रीट वगैरह जितने भी एग्जाम हैं, भाई साहब आप साइकोलॉजी पढ़ के जाइए, क्वेश्चन वहां नहीं जाने वाला। शिक्षा तथा समाज जॉन डीवी महोदय ने लिखा था। किसने? ये पुस्तक थी इनकी। इसमें इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कही और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में इन्होंने क्या कहा? भाई शिक्षक होगा, कंफर्म है, होना ही चाहिए। शिक्षार्थी भी होगा, नहीं तो शिक्षा हम दे रहे हैं, आप लोगों की संख्या कम आती है, मजा थोड़ी आता है हमें। शिक्षार्थियों की संख्या कम है, जोश नहीं बढ़ता है। और इन सबको जोड़ने का, हमें और आपको जोड़ने का माध्यम क्या है? पाठ्यक्रम। क्या है भाई? पाठ्यक्रम है। तो जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया। या इन्होंने क्या कहा? बोले कुछ नहीं करना है, बोले एक जगह बैठ जाएगा विद्यार्थी
शिक्षार्थी इसी को कहते थे भाई, शिक्षार्थी। शिक्षा को चाहने वाला शिक्षार्थी, प्रेरणा को चाहने वाला प्रेरणार्थी, विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी। ठीक है, तो अर्थी का बता दिया अर्थ आपको। और यहां पर होगा शिक्षक, शिक्षा देने वाला गुरु। तो जॉन एडम्स महोदय ने शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया बताया, इन्होंने कहा शिक्षक और विद्यार्थी रहेंगे, जबकि जॉन डीवी महोदय ने ध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। अब इसके आगे हम कुछ और बात करते हैं और इस बात के क्रम में आगे चलते हैं और आगे हम लिखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा की परिभाषा। कल के लेक्चर में शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान का संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 2 लेक्चर और लेंगे, फिर हम दौड़ पढ़ेंगे अधिगम पर, और अधिगम पढ़ने के बाद हम बाल विकास पर भी चर्चा करेंगे। तो पहली परिभाषा लिखते हैं, मानव में निहित आध्यात्म गुणों का विकास करना शिक्षा है। तो शिक्षा समझ गए, मानव में निहित आध्यात्म गुणों का विकास करना शिक्षा है। यह कथन किसका था? तो यह स्वामी विवेकानंद का था। स्वामी विवेकानंद का था कि मानव में निहित आध्यात्म गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। हमने कहा ना, स्वामी विवेकानंद आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे, तो ब्रह्मचारी का मतलब हो गया आध्यात्म से जुड़े रहे, अध्यात्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। और इनके बारे में कथन बताते हैं, व्यवहार में कथन बताते हैं इनके सामने हम आपको। हाँ, तो अब आगे अगली परिभाषा हम पढ़ते हैं और अगली परिभाषा है हमारी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो इनकी परिभाषा को देखते हैं कि बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। यह कथन महात्मा गांधी ने था। तो मानव में निहित या बालक बालिकाओं में निहित आध्यात्मिक गुणों का विकास करना क्या है भाई? शिक्षा है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि वह आध्यात्मिक व्यक्ति थे। और महात्मा गांधी ने कहा था कि बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है। सर्वांगीण विकास की, सर्वांगीण में आपका बौद्धिक विकास आता है, चारित्रिक विकास आता है, शारीरिक विकास आता है, क्रियात्मक विकास आता है, क्योंकि 4 हेड की संकल्पना भी महात्मा गांधी ने दी थी। चलें अगला देखते हैं, प्लेटो के अनुसार हम देखते हैं, एक ही क्षण में सुख दुख का अनुभव करने की योग्यता शिक्षा कहलाती है। एक ही क्षण में सुख दुख का अनुभव करने की योग्यता शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। हमारे प्लेटो महोदय कह गए कि किसी व्यक्ति को दुख होता है या सुख होता है, उसका अनुभव करना ही शिक्षा कहलाती है। दोस्तों, इंसान की जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, सुख दुख, सफलता असफलता, जन्म मरण, यही होता है कि नहीं होता? और मैंने तो आपसे कहा है, ये दोस्तों जीवन है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। यह तो जीवन है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। और जिंदगी की सारी असफलताओं को भुला के जीवन को सफलता की ओर ले चलें, तभी उसी के सामने जीवन सिर झुकाता है। जीवन का मतलब यहाँ जिंदगी से हो गया। चले, तो एक ही क्षण में सुख दुख का अनुभव करने की योग्यता शिक्षा कहलाती है। अगला देखते हैं, सुकरात महोदय क्या कहते हैं। सुकरात महोदय का कथन क्या है? और सुकरात महोदय कहते हैं, बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट
करने की प्रक्रिया, बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अब देखें, अब इन्होंने क्या कहा भाई, हमने तो बताया ना आपको मूर्त, अमूर्त, चेतन, मूर्त और अमूर्त, अमूर्त और मूर्त। तो ठीक है, बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर, अमूर्त मतलब ना दिखाई देने वाले, मूर्त रूप जिसका है मतलब दिखाई देने वाले, हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हमें दिखाई नहीं देते हैं। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हमें उन विचारों को बाहर निकालना है। आपने देखा हो, एक शिक्षित व्यक्ति एक असभ्य व्यक्ति को भी क्या कर देता है, पढ़ा लिखा देता है। तो बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। अगला देखते हैं, प्लेटो हो गया, सुकरात हो गया। अब पेस्टोलॉजी देखते हैं। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन और प्रगतिशील विचार है। स्वाभाविक विरोधहीन व प्रगतिशील विचार है। प्रगतिशील क्या है, विचार है। ये हमारा किसके अनुसार था, यह कथन हमारे पेस्टोलॉजी महोदय का है। किसका महोदय का, पेस्टोलॉजी महोदय का है कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन और प्रगतिशील विचार है। मतलब जो बालक की जन्मजात शक्तियां होती हैं वह स्वाभाविक होती हैं, विरोधहीन होती हैं और प्रगतिशील होती हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक परिभाषा और देखते हैं जॉन डीवी महोदय की। जॉन डीवी महोदय और देख लीजिए भाई, जॉन डीवी महोदय क्या कहते हैं कि जो शिक्षा है वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। जो शिक्षा है वह वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। अर्थात कह सकते हैं शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा बालक एवं बालिकाएं वातावरण पर नियंत्रण कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है कि सभी योग्यताओं को विकसित कर सकते हैं, वह वातावरण के साथ अनुकूलन भी बिठा सकता है। ये सारी परिभाषाएं मानव में निहित आध्यात्मिक गुणों का विकास करना स्वामी विवेकानंद की है। महात्मा गांधी ने कहा बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। और इसके बाद एक और देखते हैं, चलें अब इसके अलावा जो भी परिभाषाएं हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चलें क्रो एंड क्रो की ओर देख लीजिए। एक परिभाषा मेरे मन में खड़क रही है, उस परिभाषा को हम देखते हैं भाई। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की प्रक्रिया है, वह समाजीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। तो देखें क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, शिक्षा व्यक्तिकरण तथा समाजीकरण, व्यक्ति के अंदर के व्यक्तित्व को उभारने, उसको व्यक्ति बनाने, समाजीकरण समाज को संगठित करने, समाज का एक नवीनीकरण करना जिससे सर्वांगीण विकास हो सके, यही क्या है, शिक्षा कहलाती है। आध्यात्मिक गुणों का विकास करना शिक्षा है। बालक बालिकाओं की सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया भी शिक्षा है। यह कथन हो गए। आज की क्लास में यहीं देते हैं विराम, मिलते हैं कल की क्लास में पुनः। राम राम, श्याम श्याम, सभी को शुभ रात्रि।